हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी अपनी भारतीय भूगोल की, जिसके थ्रू हमने एमसीक्यू के थ्रू जो है भारतीय भूगोल को पढ़ रहे थे हम। आप सभी का जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस, सीवी पुलिस का, आरओ का, आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कराया जाता है, यूपी SSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, SSC के द्वारा जो आपके एग्ज़ाम कराए जाते हैं, इन सभी से संबंधित एक हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। और इसी एमसीक्यू सीरीज में अभी आज जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो रिवर के ऊपर है, वो नदी के ऊपर है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। उस नदी का नाम बताइए जो कहां से, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। हम देखते हैं कि केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है और ये वृहद हिमालय पर स्थित है। केदारनाथ, बद्रीनाथ जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ोगे कि ये वृहद हिमालय पर स्थित है। और केदारनाथ को जब आप पढ़ते हो, केदारनाथ से जो रुद्रप्रयाग के मध्य जो रिवर बहती है, ये कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी बहती है। हम देखते हैं कि जो अलकनंदा नदी है ये उत्तराखंड राज्य के संतोपथ ग्लेशियर से आती है। ये कहां से आती है? संतोपथ ग्लेशियर से आती है। और इसी संतोपथ ग्लेशियर से ये भागीरथी, ये जो है अलकनंदा नदी आगे की तरफ बढ़ती है और विष्णुप्रयाग में, यहाँ पर जो है ये विष्णुप्रयाग में आकर इसमें धौली गंगा नदी मिलती है। और फिर ये आगे चलती है, नंदप्रयाग में आकर नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर इसमें जो है कर्णप्रयाग में आकर इसमें पिंडार नदी मिलती है। और फिर रुद्रप्रयाग में आकर कौन कौन सी? अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? ये रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? ये रुद्रप्रयाग में होता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य जो नदी बहती है वो कौन सी है? वो मंदाकिनी नदी है। और केदारनाथ इसी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। केदारनाथ हम देखते हैं कि छोटे चार धामों में से एक है। जब हम छोटे चार धाम पढ़ते हैं, जब हम छोटे चार धाम पढ़ेंगे तो जो छोटे चार धाम हैं इनमें सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? इनमें हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? यमुनोत्री हो जाता है, गंगोत्री हो जाता है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है। तो ये चार हमारे छोटे चार धाम हो जाते हैं। ठीक, कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? यमुनोत्री हो जाएगा, यमुनोत्री हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा, गंगोत्री। ठीक है, यमुनोत्री हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा, केदारनाथ हो जाएगा, केदारनाथ, और कौन सा हो जाएगा? बद्रीनाथ हो जाएगा। तो ये कौन से हैं? ये छोटे चार धाम हैं। ठीक है। बड़े चार धाम की हम बात करते हैं तो भारत के अंदर बड़े चार धाम भी हैं, जिनमें से हम सबसे उत्तर में बद्रीनाथ को पढ़ते हैं, और पूर्व में पढ़े तो हम जगन्नाथ मंदिर को पढ़ते हैं, और पश्चिम में पढ़ते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर, और दक्षिण में पढ़ते हैं तो रामेश्वरम मंदिर। ये चार जो हमारे कौन से हो जाते हैं? बड़े चार धाम हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। इसमें से आपको देखना है कि निम्न कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि देवप्रयाग अलकनंदा व भागीरथी के नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तीसरा है कि केदारनाथ जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप में जाना जाता है। मैंने भी आपको बताया था कि केदारनाथ एक क्या छोटा चार धाम है, जबकि बद्रीनाथ को हम एक बड़े चार धाम के रूप में देखते हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर। देवप्रयाग में यदि हम पढ़ें तो अलकनंदा व भागीरथी नदी का दोनों का संगम जो है देवप्रयाग के अंदर होता है, और यहीं से इन दोनों नदियों के संगम को ही हम गंगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी दोनों का संगम कहां पर होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। यहीं पर आकर दोनों नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाद हमने अभी पढ़ा था कि जो बद्रीनाथ है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। और यहीं से हम देखते हैं कि जो है
अलकनंदा नदी बहती है। संतोपत ग्लेशियर ऋषि के उत्तर में स्थित है, यहीं से निकलती है। ये कौन सी नदी निकलती है? ये अलकनंदा नदी निकलती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। हम देखते हैं तो उत्तराखंड राज्य के अंदर सबसे बड़ी पीठ के रूप में किसको जानते हैं हम? बड़े चार धाम के रूप में बद्रीनाथ को जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। इसमें केदारनाथ नहीं है, वो क्या आ जाएगा हमारा? इसमें बद्रीनाथ है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये पेपर में जब आप यूपी SSC या फिर यूपी PCS के जब आप पेपर देते हैं, RO का पेपर देते हैं, UPSI का पेपर जब आप देते हैं तो वहां पर आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि यमुना नदी दिल्ली और आगरा के मध्य मृत हो जाती है और इसके मृत होने का कारण यही है कि मानसून का समय पर नहीं आना और बरसात का नहीं होना। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है? दिल्ली जो है अधिकांश जो है यमुना नदी के दिल्ली और आगरा के मध्य क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। और यहीं पर हम देखते हैं यमुना नदी प्रदूषित भी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद देखते हैं कि यमुना नदी असस्त वाहिनी नदी है। नहीं, ये असस्त वाहिनी नदी नहीं है। इसमें जो है ये नदी कंटिन्यू, ये लगातार बहने वाली एक रिवर है। तो इसमें हमारा जो है जो कारण है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन जो हमारा कथन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यानी इसमें ए सही है परंतु आर क्या है हमारा? गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो है स्रोत हिमनद से नहीं होता है? हिमनद यानी भारत के अंदर जो हिमालय है, भारत में जो ग्लेशियर हैं उनसे इसका जो है उद्गम स्थल नहीं होता है। तो इसमें जो सबसे पहला यमुना है, हम देखते हैं कि यह इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ पर होता है? उत्तराखंड राज्य के अंदर बंदरपूंछ के जो है एक स्थान है जहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये यमुनोत्री के निकट पड़ता है। दूसरा है अलकनंदा नदी के बारे में हमने पढ़ा है कि अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और मंदाकिनी नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? चौड़ीवाड़ा ताल से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? चौड़ीवाड़ा ताल से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ग्लेशियर क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है चौड़ीवाड़ा ताल, यहीं से मंदाकिनी नदी निकलती है। बात करते हैं कोसी नदी की, तो कोसी नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारत से नहीं होता है और इसका जो उद्गम स्थल होता है वो कहाँ से होता है? ये नेपाल के पूर्वी क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल होता है और ये गंगा की सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल होता है वो कहाँ से होता है? गोसाईधाम से होता है। कहाँ से होता है? गोसाई जो है धाम से होता है इसका उद्गम स्थल। ये नेपाल के निकट पड़ता है गोसाईधाम। ठीक है, नेपाल और तिब्बत यानी चीन वाले बॉर्डर पर एक गोसाईधाम ग्लेशियर स्थित है। तो ये गोसाईधाम से इसका उद्गम स्थल होता है और ये गंगा की सहायक नदी है। और इसी कोसी नदी को हम किसके नाम से जानते हैं? इसे ही कहा जाता है बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक इसे ही बोलते हैं। और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली भी नदी कौन सी है? कोसी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी है जो ब्रह्म घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ब्रह्म घाटी यानी जब दो पर्वत जब पर्वत का हिस्सा जब नीचे की तरफ धंसता है तो उसमें से हम देखते हैं कि उसका साइड वाला जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। उसके बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म घाटी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी नदी है जो ब्रह्म घाटी से होकर प्रवाहित होती है? हम पढ़ते हैं कि भारत के अंदर दो सबसे प्रसिद्ध नदियां हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो कि कहां से बहती हैं? ये ब्रह्म घाटी से होकर बहती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी है ताप्ती नदी। ताप्ती रिवर है, ये कहां से होकर बहती है? ये ब्रह्म घाटी से होकर बहती है। ध्यान रखिए कि जो ताप्ती रिवर है इसका जो उद्गम स्थल है ये कहां से स्थित होता है? हाँ, मध्य प्रदेश राज्य के जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, इसी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई नामक पहाड़ी पड़ती है। मुल्ताई हिल्स पड़ती है। कौन सी हिल्स है? मुल्ताई नामक एक पहाड़ी से जो है इसका जो है क्या होता है? उद्गम स्थल होता है किसका? ताप्ती रिवर का। ताप्ती रिवर का। और ये अरब सागर में अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। और ये कौन सी घाटी से बहती है? ब्रह्म घाटी से बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रावती नदी जो है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ध्यान रखेंगे, इंद्रावती की सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देखो नारंगी जो है इंद्रावती की सहायक नदी है। डंकिनी भी इंद्रावती की सहायक नदी है। ठीक है, संकिनी भी इंद्रावती की सहायक नदी है। ठीक है, और कोटरी नदी भी इंद्रावती की सहायक नदी है। लेकिन सबरी नदी जो है इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है।
इसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्मृति सरदी है और मालेगांव है, ये इंद्रावती की सहायक नदियां नहीं है, तो ये हमारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है कौन कौन सी है, बोर्डिंग नदी भी इंद्रावती की सहायक नदी है, नारंगी नदी भी इंद्रावती की सहायक नदी है, कोटरी नदी भी इंद्रावती की सहायक नदी है, और गुडरा, ये कौन सी नदी है, गुडरा नदी है, और ये भी किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो हमारे जो एग्जाम होते हैं इनमें देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि अब जो सामान्य क्वेश्चन है वो तो जनरल जो है सभी बच्चों को याद होते हैं, लेकिन अब जो सहायक नदियां होती है, सहायक नदियों की भी सहायक नदियों से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये छोटी छोटी जो जलधाराएं भारत के अंदर प्रवाहित होती हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये भी आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको जितना पढ़ेंगे ये आपसे उतना बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको बार बार पढ़ेंगे, ये आपके माइंड में इस तरीके से सेट हो जाते हैं क्वेश्चन कि आपको इनको फिर दोबारा से या तिबारा से इनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे आपके माइंड में तुरंत तो आप क्वेश्चन घूम जाएगा और आप क्या लगा दोगे, इसका टिक लगा दोगे। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, मचकुंड एवं इंद्रावती नदियां जो है निकलती है, कहां से निकलती हैं। देखो मचकुंड एवं इंद्रावती नदियां कहां से निकलती हैं, तो ओडिशा राज्य के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है, एक हिस्स पड़ती है जिसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी से जो है ये निकलती है। मचकुंड एवं इंद्रावती नदियां ये कहां से निकलती हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ी से निकलती है, और ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। हम पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, गोदावरी नदी है। और इसे ही जो है हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम जो है बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, और इसी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और दक्षिणी गंगा के नाम से हम किसको जानते हैं, कावेरी नदी को भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, कावेरी नदी हो जाएगी। और ये दोनों नदियां मचकुंड और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। और ये कहां से निकलती है, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी जो पर्वतमाला है ये कहां पर स्थित है, ये ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। ये कहां पर स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखो भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, डॉन कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, घाटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी कोयना नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो तेल नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तेल किसकी सहायक नदी है, यह महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, यह महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। और महानदी कहां पर प्रवाहित होती है, ओडिशा राज्य के अंदर प्रवाहित होती है। आप देखोगे कि ओडिशा राज्य में जो ये महानदी प्रवाहित होती है, महानदी और इब नदी, दो नदियों के संगम पर ही हम पढ़ते हैं। ओडिशा राज्य के अंदर हीराकुंड जो है बांध स्थित है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो स्थित है वो कहां पर स्थित है, वो ओडिशा राज्य के अंदर कौन कौन सी नदी के संगम पर है, वह महानदी और कौन सी नदी के संगम पर है, इब नदी के संगम पर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। यह किसकी सहायक नदी है, यह महानदी की सहायक नदी है। और आप देखोगे कि जो तुंगभद्रा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में जो एक दोआब क्षेत्र पड़ता है जिसे हम रायचूर का दोआब बोलते हैं। जब आप इतिहास जानेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में जो विजयनगर साम्राज्य और बायमनी साम्राज्य था, उन दोनों के बीच जो विवाद था वो इन दोनों नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र था, इसको लेकर काफी डिस्प्यूट रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर जो है पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, श्रीसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का यह निर्माण करती है। तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए, यदि आपने इतिहास को पढ़ा होगा तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो शिव समुद्रम आपके माइंड में घूमता है। और ये जो शिव समुद्रम था, ये होयसल जो डायनेस्टी थी प्राचीन काल में, उसी की क्या थी, ये राजधानी थी। और ये जो शिव समुद्रम जो बसा हुआ ये आइलैंड, एक द्वीप है, ये कौन से किनारे है, कावेरी नदी के किनारे है। और कौन से राज्य में है, ये कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य के अंदर है, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कावेरी नदी का उद्गम स्थल भी यहीं से होता है, कर्नाटक राज्य से। तो ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम जो द्वीप है ये कौन सी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी से बहती है। देखिए भारत के अंदर अक्सर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं,
लेकिन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, मैंने आपको पढ़ाया था कि नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदी हैं जो ब्रज घाटी से होकर बहती हैं। नदी जब भी ब्रज घाटी से होकर बहती है, मृत घाटी से होकर बहती है, तो नदी जो अपने द्वारा जो अवसादों को लेकर आती है, बहाकर लेकर आती है, उसे छोड़ने का कहीं पर भी स्थान प्राप्त नहीं होता है और वह समतल मैदान में कहीं पहुंच नहीं पाती है। वह डायरेक्ट सागर में जाकर अपना क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। और जब ये सागर में पहुंचती है तो सागर में जो है ये जब मुहाना अपना बनाती है तो वहीं पर ये डेल्टा का निर्माण न करके किसका निर्माण करती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ध्यान रखें कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो इसका जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती हैं, प्रायद्वीपीय भारत में, मध्य भारत में बहने वाली नदियां हैं। और लेकिन ये जो इसका कारण है ये सही हो जाएगा कि ये कहां से बहती है, ये ब्रज घाटी से बहती है। तो इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा और कारण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ए गलत है और परंतु आर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल के नाम से किसको जाना जाता है। भारत के अंदर हम देखते हैं कि सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड में जो है कमरपट की पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है, इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करते हुए आगे बढ़ती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर ये मिल जाती है और हुगली नदी की सहायक नदी है। इसे बंगाल का सो भी बोलते हैं क्योंकि बंगाल में इसी नदी के कारण बाढ़ आती है। और हम देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी नदी है जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं, दामोदर नदी को ही किसके नाम से जानते हैं, जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और इसे ही ध्यान रखेंगे, इसे ही बोला जाता है बंगाल का सो। क्या बोलते हैं इसे, बंगाल का सो किसे कहा जाता है, बंगाल का सो। और ये किस नदी की सहायक नदी है, ये हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, हुगली, ठीक है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता वाला जो क्षेत्र है वहां पर हुगली के नाम से जानते हैं। और फिर गंगा नदी को ही हम देखते हैं कि एक हिस्सा इसका बांग्लादेश में चला जाता है और बांग्लादेश में इसको किसके नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से जो है निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं। ये अपवाह नहीं, अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र जो है रखती हैं, किस प्रकार का अपवाह तंत्र रखती हैं, अरिय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार। देखो जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो इतने बड़े स्तर पर समतल मैदान पर नहीं बह पाती हैं। और हम देखते हैं कि जब ये समतल मैदान पर पहुंचती हैं तो वहां पर कुछ डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जब हम इनका आकार देखते हैं तो वृक्ष के जो है जो शाखाओं या तनों के आकार ये दक्षिण भारत के अंदर फैली हुई हैं। इसीलिए ये दक्षिण भारत में जो नदियां प्रवाहित होती हैं ये किस प्रकार की स्थिति रखती है, वृक्षनुमा स्थिति रखती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए जालीदार नदियां कब जो है, नदी जालीदार कब होती है, नदी जो है खंडित कब होती है, यह अरिय मुहाना कब बनाती है, यह ज्वारंधमुख कब बनाती है। जब हम ज्योग्राफी के लिए जो है एक अपनी क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम ज्योग्राफी को बिल्कुल एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे, उसमें एमसीक्यू नहीं होगा, उसमें सारी चीजों को हम आपको समझाएंगे। ये हमारी एमसीक्यू क्लास है तो इसे हम एमसीक्यू के थ्रू ही क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था, सी था। अगला क्वेश्चन है कि एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि जहां पर एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं इसको क्या कहा जाता है। देखो मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा होता है, डेल्टा क्या होता है कि नदी अपने साथ अवसाद लेकर आएगी और अवसाद लेकर आएगी तो नदी, अब इतनी नदी की जो धारा होती है उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वह अपने साथ लाई हुई गाद को भी बहा दे। तो वो धीरे धीरे समतल मैदान पर उसको छोड़ना शुरू कर देती है और विभिन्न जो है भागों में विभाजित हो जाती है जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ऐसा ही एक डेल्टा भारत के अंदर भी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। लेकिन जहां पर नदी डायरेक्ट समुद्र में जाकर मिलती है वहां पर नदी क्या बनाती है, अपना मुहाना बनाती है जिसे हम एस्चुरी के नाम से जानते हैं। तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें डेल्टा लगाइए मुहाना लगाइए। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है जहां पर नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं वहां पर डायरेक्ट क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं यानी एस्चुरी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थान अवस्थित है। देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। उत्तराखंड राज्य के अंदर जब हम जाते हैं तो संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी और यहाँ पर सबसे पहले पड़ता है विष्णुप्रयाग। और इसी विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं, अलकनंदा नदी, अलकनंदा, और इसमें जो है धौली गंगा नदी आकर मिलती है, धौली गंगा नदी।
और अलकनंदा नदी का जो है संगम होता है वो कहाँ पर होता है, विष्णु प्रयाग में होता है। इसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पर पड़ता है, इसके बाद आपका पड़ता है नंद प्रयाग पड़ता है, और नंद प्रयाग में आप देखोगे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, अलकनंदा, और कौन सी नदियां मिलती है, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी, इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है, नंद प्रयाग में होता है। इसके जस्ट नीचे, नंद प्रयाग से नीचे की तरफ अलकनंदा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, तो एक और स्थान पड़ता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है, कर्ण प्रयाग है। और कर्ण प्रयाग में आकर किन किन नदियों का संगम होता है, अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का जो है क्या होता है, यहाँ पर संगम होता है। इसके बाद कर्ण प्रयाग से नीचे जब हम जाते हैं तो रुद्र प्रयाग पड़ता है, और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी का और किसका, मंदाकिनी नदी का संगम होता है। किस किस का, अलकनंदा का और मंदाकिनी नदी का क्या होता है, संगम होता है। इससे जस्ट नीचे की तरफ हम जाते हैं, रुद्रप्रयाग से नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, यहाँ पर हमारा देवप्रयाग पड़ता है, और देवप्रयाग में भागीरथी नदी और किसका जो है, अलकनंदा नदी का संगम होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पर होता है, कर्ण प्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है, कर्ण प्रयाग में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन प्रयागों का क्रम आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ भी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी से उत्तर से दक्षिण और या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाने के लिए भी दे देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि खारी नदी जिस प्रवाह तंत्र का हिस्सा है वह क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि खारी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, या ये बड़ी जलधारा है, छोटी जलधारा है। ये छोटी जलधारा है तो किस बड़ी जलधारा की सहायक नदी है, तो ये जो खारी नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। ये किस नदी की सहायक नदी है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। और बनास नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, अरब सागर में बनाती है। कहाँ पर बनाती है, अरब सागर में। तो ध्यान रखेंगे, खारी नदी किसकी सहायक नदी है, ये बनास की सहायक नदी है। और बनास जो नदी होती है ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो इसका जो प्रवाह तंत्र हो जाएगा वो किसका हिस्सा हो जाएगा, अरब सागरीय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे जो है 15 क्वेश्चन थे जो हमने नदी से संबंधित या फिर उसकी सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें, ताकि उनको भी इस वीडियो का क्या मिले, लाभ मिले। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो भी रिवर पर ही आएगी, और उससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो दर्रे से संबंधित होगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू।